अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान ब्यूरो चीफ लाहौर, आलम टीवी और मारूफ तजज़ियाकार मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब मौजूद हैं। आए इनसे आज बजट के हवाले से बात करते हैं। कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बजट पेश किया जा रहा है 20 को। तो उस हवाले से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब से कि इस वक्त जो बजट पेश किया जा रहा है, तो ये मारूफ तजज़ियाकार भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और माशाल्लाह हालात पे इनकी गिरफ्त भी है। तो वो सारे तनाज़ुर को जब से बजट पेश होते रहे, बिलखुसूस कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान इस वक्त ये बजट पेश किया जा रहा है। तो इन तमाम जो बजट पेश किए गए हैं, इन बजट जितने भी बजट पेश किए गए हैं, इन बजट्स का इन्होंने तजिया किया होगा और हालात का बारीक बीनी से मुशाहिदा भी किया होगा। तो इनसे हम जानने की कोशिश करें कि मौजूदा बजट को ये किस तरह से देखते हैं। जी वसीम अनवर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ता सर, बजट पे बात करना जो है ना बड़ा इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड सा एक मसला है। ये कोई इतनी सीधी बात नहीं है, क्योंकि बजट से बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा बजट बनाने वाले कौन है। जी जी। बजट एक बड़ी अहम जो है दस्तावेज होती है और बड़ा इसके लिए जो है वो दिमाग चाहिए होते हैं, और पब्लिक जो है ना रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये इनका काम है। ये बजट हमारा उन हालात में बनने जा रहा है जबकि जो बजट बनाने वाले या साहिब इख्तिदार लोग हैं ना वो इलेक्टेड नहीं है, वो इम्पोर्टेड लोग हैं। अब ये जो हफीज शेख है, ये वर्ल्ड बैंक का या IMF का वो नॉमिनेटेड बंदा है, और ये ही इज नॉट इलेक्टेड पर्सन, ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो मशीर खजाना है, वो वजीर खजाना नहीं है। उसको कंपेयर कर सकते हैं हम ये मुशर्रफ दौर में जब ये वजीर आज़म बन गया था शौकत अजीज, तो वो एक मशीर खजाना रखा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में भी जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खजाने का महकमा जो था वो शौकत अजीज खुद देखता था। लेकिन ये पहली बारी है कि जब हमारा बजट वो शख्स पेश करने जा रहा है जो कि असेंबली का मेंबर नहीं है। उसकी जगह पे जाहिर है कि तकरीर जो है वो तो असेंबली के फ्लोर पे नहीं आ सकता ना, हफीज शेख जो अभी इज नॉट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बहुत मुमकिन है कि हमाद अजहर साहब जो है इस जिम्मेदारी को निभाएं। वो जो लिप सिंगिंग होती है, वो जैसे प्लेबैक सिंगर होता है ना, पीछे गाना होता है और आगे वो फिल्मों में कर रहे होते हैं, इसलिए अदाकारी किसी और को कल करनी पड़ेगी। नॉन इलेक्टेड मेंबर्स ने तो पहले भी बजट पेश किया है, ये तो बात कोई पोशीदा नहीं है, आपकी बात बुझा है। लेकिन वो भी जो थे अपने अपने वक्त के बड़े काबिल लोग थे। जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स इन्होंने पेश किए हैं ना, वो बड़े उनकी काबिलियत तो शक नहीं, और आज भी उन्हीं लोगों से मशवरे किए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें ना, डॉक्टर इशफाक हसन से अगर आप बात करते हैं, या वो जो बड़े बड़े ग्रे वालों वाला बंदा था जी, बड़ा काबिल आदमी था, सॉरी मेरे ज़हन में से नाम निकल गया उनका, वो इधर लाहौर में लम्स में भी वो पढ़ाते लेक्चर्स देते हैं। चमफा पर्सन, उनकी काबिलियत पे कोई किसी को डाउट नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि हफीज शेख साहब की काबिलियत जो है वो सारों के सामने है। वो तो बाबर साहब, आप ये लोग दुआएं दें इसको कोविड-19 को, जिसने बहुत सारे लोगों की इज्जतें जो है ना उनके ऊपर चादर डाली हुई है। वरना इसके आप फरवरी में जाके हालात देखें ना, जो हमारे मुल्क की हालात, जिस तरह लोग भूख से सड़कों पर निकले हुए हैं। अब बात यह है जी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो भी इम्पोर्टेड है। फिर कुछ अर्सा पहले जो FBR का वो भाग गया, आपका चेयरमैन एक इम्पोर्टेड आप पकड़ के लेके आए थे, वो साहब गायब हो गए हैं। वो
बड़ी बड़ी मूंछों वाले जो थे, जिनके ऐसे करके दांत भी बाहर थे, मुझे उनका नाम नहीं सॉरी याद रहता, वो आ जाते हैं ना, आते जाते रहते हैं ये। अच्छा, ये सारे इम्पोर्टेड लोग हैं। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि इन लोगों ने बजट की दस्तावेज में जीरो इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं। आपका जो है ये तो अगले दिन खुद ये सारा कुछ ये मेरा मतलब है सारा मीडिया के अंदर जो है ये खबर थी कि जो भी बजट की सिफारिशात हैं वो आईएमएफ की हदायत की रोशनी में बन गई। इन्होंने तो वो लिप सिंगिंग ही करनी है ना, वो कर देंगे। उसके अंदर अब देखना ये है जो है टैक्सेस कितने लगाते हैं, कीमतें कितनी बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट की रेट जो है वो स्टैब्लिश हो रही है क्या नहीं। पिछले 12 दिन से पेट्रोल की जब की कीमत कम हुई है, वो पेट्रोल ही गायब है। हर शहर में लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। क्यों? हालांकि अभी इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कम नहीं हुई जितनी इंटरनेशनल मार्केट में इसमें कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद 12 दिन यहाँ पे इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इनकी कोई कंट्रोल किसी चीज के ऊपर नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब स्टे दिया ये शुगर माफिया या इस केस के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से इस चीज का नोटिस लिया है। अब ये अदालतों के काम है ये करने के। उन्होंने कहा यार देखो, ये 56 रुपए से चीनी जो है 100 रुपए पे पहुंच गई। तुम लोग रिपोर्टों शिपोर्टों के चक्कर में जिन्होंने पैसे बनाए वो मुल्क से गायब हो गए। अब बात ये, अवाम का रिलीफ कहाँ पे गया? अगर ये चीज साबित हो गई कि ये आर्टिफिशियली सारा कुछ हुआ है और इन्होंने पैसे बनाए हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे ऑर्डर आज जारी किया है कि इसकी कीमत 70 रुपए पे लेके आओ चीनी। अब 30 रुपए पर केजी अगर आपको अदालतों ने रिलीफ देना है अवाम को, तो फिर ये बजट भी आप ये दे दें जाके सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के आगे कि ये 10 12 14 जज जो है यहीं बैठ के बजट भी बना दें, क्योंकि ये बजट बनाने वालों से ज्यादा तो वो समझदार है। जी जी। बात यह है जी कि कोई किसी किस्म की भी जो है वो उम्मीद, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो नहीं है। कोई इसके अंदर जो है इन लोगों का, इसको दस्तावेज को बनाने में इन लोगों का रोल नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो इनको जनरल परसेप्शन इस वक्त पब्लिक का ये है कि आईएमएफ से जो इन लोगों को डिक्टेशन मिली है कि ये चीजें जो हैं तुमने करनी है। उन्होंने करना क्या जी? बात यह है, उन्होंने आपको कई बिलियन डॉलर कर्जा दिया। उनको ना पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है, ना उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी है, ना उनको किसी हुकूमत से दिलचस्पी है। वो सारा साहूकार है। साहूकार जो सूद पे देता है आपको पैसा, उसको अपने उसके सूद पे जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको सूद पे दिलचस्पी है। इन चीजों टैक्स लगाओगे, इन टैक्सों पे जो आमदनी होगी वो हम ले जाएंगे, तुम जाओ जहन्नम में। ठीक है, अब वो पैसे आए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो कहाँ गए? वो किधर चले गए? उनको लगते नजर आए हैं? किसी जगह पे कोई नया अस्पताल बना, कोई स्कूल कॉलेज बना, कोई हमने दर्जन भर F-16 खरीदे, वो कहाँ गए हैं वो पैसे? अब पैसे तो ले लिए, जो भी उनका किया वो किया, और नतीजा निकला जी कि उसका खमियाजा जो है वो हम भी भुगतेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी, क्योंकि पैसा तो वापस देना है ना भाई। और फिर इस वक्त जितने भी मेरे आज लोगों से बात हुई है, पिछले कुछ दिनों में मुख्तलिफ महफिलों में भी जो बात हो रही, और मुख्तलिफ तबके हैं जी, वो कारोबारी भी है, वो डॉक्टर इंजीनियर भी हैं, वो वकला भी हैं, वो हर मुकातब फिक्र की हैं, और वो इवन मैंने घरेलू खवातीन से भी बहुत सारी बात, हाउस वाइफ से। मसला यह है, किसी को मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा सेटअप से कोई उम्मीद नहीं है।
اور نہیں ہر میرے بندے کو کا یہ یہ تو خیال آپ ہے کی کہ بات یہ آئی ایم یہ ایف تو کی آپ ڈکٹیشن، کہتا ہے آئی ایم ایف آئی کے ایم تو ایف کے آبجیکٹیوز اپنے ہوتے ہیں، اور اس کے تناظر میں یہ اگر بجٹ بڑھنے گا تو وہ عوامی بجٹ نہیں ہوگا پھر. تو سر عوامی بجٹ جو ہے وہ کسی کو امید نہیں ہے. ہاں کچھ یہ شوگر کوٹڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ گولیاں ٹافیاں ضرور کل پکڑا دیں گے کہ جی ہم وہ جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں کو 2,000 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں، ہاں جی. مزدور کی تنخواہ. بھائی فیکٹری چلے گی تو مزدور کی تنخواہ دیں گے نا. میری کل ایک یہ ٹیکسٹائل مل آنر سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے کہتے کہتے جی ایک آنے کی میری سیل نہیں ہے، بل میری بند پڑی ہوئی ہے، جو مجھے وہ ایس او پیز فالو کرنے پڑتے ہیں وہ میں کروں تو میں پروڈکشن کر ہی نہیں سکتا یہاں پہ. اب اگر وہ میں کر بھی لوں تو میری آگے مارکیٹس بند ہے، وہ منڈیوں تک میری رسائی نہیں ہے، پہلے تو ٹرانسپورٹ ہی بند تھی. اچھا اب یہ ہوا کہ جو وہ 3 مہینے انہوں نے تنخواہیں دی ہیں. سر ایک مل کے اندر اگر 300 بندہ کام کر رہا ہے اور اس کی ایوریج بیسک تنخواہ بھی دیکھیں تو یہ کئی بلینز کے اندر پر منتھ تنخواہ ان کی جا رہی تھی، آمدنی تھی نہیں. وہ کہاں سے ان کی تنخواہیں دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم نے اب گھر سے بھی پیسے لا کے ڈالے ہیں، اب آگے کہاں تک ڈالیں گے. یہ کل ہماری ایک میٹنگ تھی جی. جی جی. یہ ایک 3 مہینے سے ہم ٹھیک ہے، جب آمدنی نہیں ہے تو گھر سے لا لا کے کب تک وہ کاروبار چلائیں گے. کچھ دن پہلے میں نے ایک سارا وزٹ کیا شہر کا کہ میں دیکھوں کہ اس وقت موجودہ حالات کے اندر کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیتے ہیں. اب یقین مانے ایسا دل پہ ہاتھ پڑتا ہے جب آپ دکانوں کے اوپر دیکھتے ہیں، اور بڑی بڑی چلنے والی جو دکانیں تھیں ٹھیک ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے فور رینٹ، فور سیل، فور رینٹ، خالی ہیں. آپ بجٹ بنا بھی لیں گے کاروبار ہی نہیں رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچ سمجھ کے اس کو فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیں چوائس بڑی سمپل ہے اس چیز میں تو جی. بحثیت ایک مسلمان ایک اندھا اعتماد ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ تو پتھر پہ لکیر ہے نا، 100% وہ سچ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے. اور اسی کی کنٹینیوشن میں وہ جس کو چاہتا ہے وہ حکومت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. اب جو ارباب اختیار ہیں جن کو حکومت ملی ہے ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ان کو خدائی اختیار ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اختیار دیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو ان کی جواب طلبی بھی بڑی سخت ہوئی. میری آپ کی شاید اتنی سخت نہیں ہوگی جتنی ان کی ہوگی. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی عدالت میں بھی ایک دن پیش ہونا ہے، انہوں نے اللہ کی عدالت میں بھی جواب دینا ہے. یہ جواب دیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا نام تاریخ میں آ گیا ہے. ہم اس وقت جو ہے وی آر پاسنگ تھرو اے لیونگ ہسٹری. ان کو صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ واٹ لیگیسی وی آر لیونگ بیہائنڈ. ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں ان کو کن الفاظ سے یاد کریں گے. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا ضیاء اللہ کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا یحییٰ خان کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے. اسی تاریخ میں نیلسن منڈیلا بھی تھا، موہن چاند گاندھی بھی تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بڑے بڑے لیڈر، چرچل بھی تھا، ہٹلر بھی تھا. یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے کہ ان کا نام کل کو کن کے ساتھ جوڑا جائے گا. میں اور آپ تو شاید نہیں ہوں گے، لیکن آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ ان کو معاف نہیں کریں گے. بہت شکریہ وسیم انور بیگ صاحب، ماشاء اللہ بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا آپ نے. یہ تو وقت بتائے گا کہ
کا بجٹ کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں اور کیسا بجٹ ہوگا, عوامی بجٹ ہوگا یا عوامی بجٹ کے برعکس جو بات ہوگی, اس کو کیا کرے اس کو گورنمنٹ. دیکھتے ہیں, کل غور سے سنتے ہیں, ان کی تقریر کو جی غور سے سنتے ہیں, پھر بات کریں گے جی بعد میں, کہ اگر کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی تو وہ سنیں گے بعد ہی پتہ لگے گا. تو بہت شکریہ ناظرین, اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.